सभी को मेरा नमस्कार। परमाणु संरचना के दूसरे व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, परमाणु के मूल कण कौन कौन से हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता लगाई जाए और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में भी हमने पढ़ा था और उसकी कमियां। तो उसके आगे से आज हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बोर का सिद्धांत। तो रदरफोर्ड की कमियों को पूरा करने के लिए बोर ने अपना सिद्धांत दिया। तो एक बार हम रदरफोर्ड की जो कमियां हैं, 2-3 कमियां जो थी उसके बारे में अपन एक बार और देख लेते हैं। रदरफोर्ड की पहली कमी ये थी कि उसने ये नहीं बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो किस प्रकार होगा। किस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी, किसकी ज्यादा होगी, ये नहीं बताया। दूसरी कमी ये थी कि नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी कोई निश्चित ऊर्जा होगी। तो जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी ऊर्जा कम क्यों नहीं होती, न इलेक्ट्रॉन जा करके नाभिक में क्यों नहीं गिरता है, ये नहीं बता पाया। तीसरी बात ये थी कि नाभिक के चारों ओर समान इलेक्ट्रॉन है तो उनका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यूस ना आकर के लाइन स्पेक्ट्रा आता है, तो इसको भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए बोर ने अपना सिद्धांत दिया। तो बोर ने क्या क्या बातें कही उसे हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। ये सिद्धांत जो है नील बोर ने 1913 में दिया था और बोर के सिद्धांत के अनुसार पहली बात ये कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। तो जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो रदरफोर्ड ने यह बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। इस प्रकार आप देखें, ये नाभिक है, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाता है उन्हें स्थायी अवस्थाएं, कक्ष या फिर ऊर्जा कोश भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो ऊर्जा कोश हैं उन्हें हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n का मान 1, 2, 3, 4 से लेकर कितना भी हो सकता है। जब n बराबर 1 होता है तो उसे हम k कोश कहते हैं, जब 2 होता है तो l कहते हैं, 3 होता है तो m और 4 होता है तो n कहते हैं। तीसरी बात बोर ने ये कही कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जहां कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्षाओं की त्रिज्या है, n मुख्य क्वांटम संख्या है, h प्लांक स्थिरांक है जिसे हमने कल पढ़ा था, जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10 के घात -34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट जो बोर ने कहा वो ये कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है वे स्थायी अवस्थाएं होती हैं, अर्थात इन अवस्थाओं की ऊर्जा स्थिर रहती है, न तो ऊर्जा ग्रहण करेंगे और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उन कक्षाओं में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ऊर्जा भी स्थिर रहती है, न तो ऊर्जा कम होती है और न ही ऊर्जा बढ़ती है। तो रदरफोर्ड की जो कमी थी कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गिर जाता है, उसका उत्तर यहाँ से आ जाता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहा है, जिन कक्षाओं में घूम रहा है, उनकी ऊर्जा स्थिर है और स्थिर है, न तो बढ़ रही है न तो घट रही है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं गिरता है। नेक्स्ट बात जो बोर ने कही वो यह कही कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा क्षेत्र से उच्च ऊर्जा क्षेत्र की ओर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है और उच्च ऊर्जा क्षेत्र से जब वापस से निम्न ऊर्जा क्षेत्र में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है।
अगली बात ये कही कि बोर का जो मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं में ही लगता है। उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 होते हैं, लेकिन अगर हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हीलियम में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो कुछ उदाहरण जो है हीलियम प्लस, लिथियम 2+ और बेरिलियम 3+, इन सभी में एक इलेक्ट्रॉन है और बोर का सिद्धांत इन पर लागू हो सकता है। तो ये जो सारी बातें थी वो बोर का जो मॉडल है उसमें हमने पढ़ी और उसने रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको भी पूरा किया। लेकिन बोर का जो सिद्धांत है उसकी भी अपनी काफ़ी कमियां थी, उसको एक एक करके हम देख लेते हैं। जो आपने पढ़ा है उसमें से कई जवाब आ जाएंगे, जैसे बोर का सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए ही लगता है। तो जिनके अंदर 2, 3 या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए क्या होगा, इसका कोई जवाब बोर के पास नहीं था। दूसरी बात, हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जहां कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है। लेकिन बोर ये नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में क्यों घूमता है जहां कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है, और जहां पे nh/2π कोणीय संवेग नहीं होता है वहां क्यों नहीं घूमता है, ये स्पष्ट नहीं कर पाया। तीसरी कमी ये थी कि वो स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को नहीं समझा पाया। देखिए, स्टार्क प्रभाव का मतलब होता है जब स्पेक्ट्रम की रेखा को विद्युत क्षेत्र में देखा जाता है तो स्पेक्ट्रम की एक रेखा कई रेखाओं में विभक्त दिखाई देती है, जिसको बोर का सिद्धांत नहीं समझा पाया। जीमान प्रभाव जो है, जब स्पेक्ट्रम की एक रेखा को चुंबकीय क्षेत्र में देखा जाता है तो वह रेखा कई रेखाओं में विभक्त दिखाई देती है, तो इसे भी बोर का सिद्धांत नहीं समझा पाया। अगली कमी जो है वो यह थी कि आप बोर का जो पूरा मॉडल पढ़ रहे हैं, जैसे कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, अर्थात यह एक कण है। लेकिन पदार्थ कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी प्रदर्शित करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कण के साथ साथ तरंग प्रकृति भी होती है। लेकिन अगर आप बोर मॉडल को देखेंगे, आपने जो पढ़ा अभी, उसमें कहीं पर भी बोर ने इलेक्ट्रॉन तो इस्तेमाल किया लेकिन इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को अपने मॉडल में शामिल नहीं किया। ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी बोर के सिद्धांत की। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे बड़ी कमी थी वो यह थी कि बोर का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये कहता है कि किसी सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो निरंतर गतिमान है, उसकी स्थिति या संवेग हम दोनों एक साथ नहीं बता सकते। यदि हम एक साथ ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो उसमें त्रुटि आएगी h/4π की। लेकिन वहीं बोर का सिद्धांत जो हमने पढ़ा वो यह कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित कक्षाओं में घूमता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को स्थिर कर दिया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को आपने स्थिर कर दिया, यानी उसकी स्थिति बता दी, उसका संवेग भी पता लग जाएगा। तो बोर का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि बोर ने अपने मॉडल में ये बता दिया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, स्थायी अवस्थाओं में घूमते हैं जिनकी ऊर्जा स्थिर होती है। ऐसा कह देने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो स्थिर है ही नहीं, वो तो निरंतर गतिमान है और किसी सूक्ष्म कण की हम स्थिति और संवेग एक साथ ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो बोर ने कैसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमता है। और आगे जाकर जब प्रयोग हुए तो यह सिद्ध हो गया कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत सही है और बोर का सिद्धांत गलत है।
और यहीं से आगे जाकर के एक कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी का, डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है कक्षक की या फिर हम कहें ऑर्बिटल की। क्योंकि जब हम किसी सूक्ष्म कण की स्थिति या संवेग एक साथ बता ही नहीं सकते, तब हम नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना को जता सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना अधिक है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना कम है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी का और यहीं से डेफिनेशन आती है ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है कि नाभिक के चारों ओर वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है वह ऑर्बिटल कहलाता है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बोर का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। और ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन आईएएस में मेंस में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर जो 6 पॉइंट है वो ये है कि बोर के सिद्धांत में कहीं पर भी अणुओं की जो संरचना है उसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई, तो ये भी एक इसकी कमी थी। अब देखिए बोर का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, उसकी कमियां पढ़ ली। अब बोर के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाते हुए जो हम कहें परमाणु की जो सूक्ष्म संरचना है उसको समझाने के लिए बोर के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया सोमरफील्ड द्वारा। जो हम पढ़ते हैं हमने